हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बीपीएससी 132 की क्लास का वेट कर रहे थे, जो कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बारे में है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी क्लास के आपके दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, फिर अगर हो सकेगा तो हम लोग रिवीजन क्लास भी करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वीडियो के अंदर जो हमारे आंसर्स रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो आपको एक चीज़ ये पता लगेगी कि जो कौटिल्य है और अर्थशास्त्र है उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। You have to explain the organization and structure of administrative machinery at the center as described in the अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जो स्ट्रक्चर बता रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, उसके बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। तो अर्थशास्त्र जो है इसको एंशिएंट इंडियन स्कॉलर कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि एक डिटेल्ड अकाउंट हमें देता है मौर्यन एम्पायर के दौरान जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसके बारे में हमें यह बताता है। तो अर्थशास्त्र जो प्राचीन भारतीय विद्वान कौटिल्य द्वारा लिखित है, मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक मशीनरी की संरचना और संगठन का विस्तृत विवरण ये हमें देती है। दिस वर्क विच इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टेक्स्ट ऑन द पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमें पॉलिटी के बारे में बताता है और इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से बताता है कि रूलर का रोल क्या होता है, स्टेट कैसे फंक्शन करता है। हर प्रकार का जो सवाल है उसका उत्तर हमें यहाँ पर मिल जाता है। अर्थशास्त्र में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बता रखा है, तो उसमें क्या बता रखा है दैट एट द सेंटर ऑफ द स्टेट किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो हमारे किंग हैं वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, होल्डिंग बोथ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। तो उनके पास कार्यकारी और न्यायिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। न्यायिक शक्तियां वही जो दो लोगों में मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए जो शक्तियां होती है वो आपकी जुडिशियल पावर्स होती हैं। अब जो किंग है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, किंगडम को सेफगार्ड करता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है। ठीक है, तो राजा कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। जबकि राजा केंद्रीय व्यक्ति था, उसे कई अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा सहायता प्राप्त थी जो शासन के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करने में मदद करते थे। तो जो किंग है ही वॉज द सेंट्रल फिगर और नंबर ऑफ ऑफिशियल्स और जो मिनिस्टर्स हैं उसकी हेल्प करते थे मैनेजमेंट के अंदर। अब जो राजा है, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। तो जो किंग है वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर है। हिज रोल वॉज नॉट ओनली टू लीड द मिलिट्री बट ऑल्सो टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर वो केवल मिलिट्री को लीड नहीं करेगा बल्कि जो लोग हैं उनको उनका वेलफेयर भी करेगा। ठीक है, समाज में जो है भलाई भी वो करेगा। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। तो ये आपको यहाँ पर राजा की जो राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दिख जाएंगी। राजा जो है किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, दूसरा जस्टिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और तीसरा पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। द किंग वॉज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हैड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑफिशियल। अब ये जो हमारा राजा है, जो हमारा किंग है, इसके पास क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है जो कि इसकी हेल्प करते हैं ताकि जो हमारा एम्पायर है उसकी फंक्शनिंग बहुत ही अच्छे प्रकार से हो सके। तो राजा जो है अंतिम निर्णय लेने वाला है, उसकी भूमिका सैन्य नेतृत्व नहीं बल्कि लोगों की भलाई भी करना है। वह प्रशासन, न्याय और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार था और राजा को मंत्री की परिषद से सलाह मिलती थी। अब मंत्री की जो परिषद है उसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। So the Council of Ministers was an essential part of the administration. अब ये तो ऑब्वियस ही बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मंत्री परिषद में कौन कौन होते थे, तो इसमें हमारे सीनियर एडवाइजर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे जो हेल्प करते थे किंग की इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मंत्री परिषद में वरिष्ठ सलाहकार और मंत्री शामिल होते थे जो राजा की नीतियों और निर्णयों को बनाने में मदद करते थे। परिषद ने राजा को सैन्य, विदेश मामलों और अर्थव्यवस्था संबंधित मुद्दों पर सलाह भी दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो किस प्रकार से जो राजा है उसको सलाह दिया करते थे। एडवाइजरी जो उनका काम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है,
सो द मिनिस्टर्स वर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्पेशलाइज्ड रोल, जैसे कि कोई प्रीस्ट है, कोई चीफ है मिलिट्री का, कोई चीफ है ट्रेजरी का, तो जो भी उनके काम होते थे उनके हिसाब से उनका वर्गीकरण भी किया जाता था। अब यहाँ पर हम वेरियस ऑफिशियल्स के बारे में बताएंगे कि जो अर्थशास्त्र है वो प्रोवाइड करती है पूरी की पूरी लिस्ट, जैसे कि दूताका यानी कि स्पाइस को कहा जाता था, और आपका विग्रहिका आर्मी के कमांडर्स को कहा जाता था, सन्निधता आपके ट्रेजरर्स जो पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर को देखते थे, कर्मकर्ता एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे जो कि रॉयल ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन देखा करते थे, और फिर होते थे आपके राजुका यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विभिन्न अधिकारी और उनकी भूमिकाएं क्या क्या थी, जैसे कि इसमें आपके सारे दूतक जो गुप्तचर होते हैं, विग्रहिका, तो ये जो भी लोग हैं उनका काम के हिसाब से अलग अलग उनके नाम है और उनका काम बता रखा है कि कौन क्या काम करता था, ठीक है। तो आप लोग इसका पीडीएफ ले लेना ताकि आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर सकें, ठीक है। लिंक आपको पता ही होगा, वो हमारी वेबसाइट जो है हिंदुस्तान नॉलेज, वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर है आपका रोल ऑफ सेक्रेटरीज एंड रिकॉर्ड कीपर्स। अब सेक्रेटरीज का क्या रोल होता था, तो जो अर्थशास्त्र है उसने बताया कि रिकॉर्ड कीपिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और डॉक्यूमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो सेक्रेटरीज का यही काम होता था कि वो जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे। ये जो रिकॉर्ड्स है इंपॉर्टेंट डिसीजन, लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हुआ करते थे कि कब राजा ने कौन सा ऑर्डर दिया, कब राजा ने कौन सा निर्णय लिया। सो द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट डिपेंडेड ऑन द एक्यूरेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो एफिशिएंट, अगर हम बात करें, जो स्टेट है वो बहुत अच्छे प्रकार से एफिशिएंटली काम क्यों कर पा रहा था, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स थे वो डिपेंड करता था इनकी एक्यूरेसी पर और इन रिकॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है, एज दे वेरी एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग की, तो रिकॉर्ड्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं। तो अर्थशास्त्र में अभिलेख रखने और दस्तावेजीकरण के महत्व पर भी जोर दिया गया है। सचिव राज्य के आधिकारिक अभिलेखों को बनाए रखने के लिए क्या होते थे, जिम्मेदार होते थे, राज्य के आधिकारिक अभिलेखों को, ठीक है, आधिकारिक अभिलेखों की यहाँ पर हमें बात करनी है। इन अभिलेखों में महत्वपूर्ण निर्णय, कानून और प्रशासनिक आदेश शामिल होते थे। राज्य की कार्य कुशलता इन अभिलेखों की सटीकता और संगठन पर निर्भर करती थी। फिर यहाँ पर आप लोग कंक्लूजन दे देंगे। तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है सेंटर में, अर्थशास्त्र बताता है कि वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। किंग जो है वो सबसे ऊपर है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और कई सारे ऑफिशियल्स हैं। कौटिल्य ने बताया कि एक स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है और हर एक ऑफिशियल का जो उसका डिफाइन रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन की मशीनरी और ज्यादा संगठित थी। राजा शीर्ष पर था, मंत्री का परिषद और विभिन्न अधिकारियों द्वारा वो समर्थित होते थे। कौटिल्य ने एक संरचित प्रशासन के महत्व पर बल दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निष्कर्ष पढ़कर जो भी हमने ऊपर पढ़ा है वो सारा का सारा जो है हमारा यहाँ पर रिवाइज भी हो जाता है। तो दिस सिस्टम नॉट ओनली एम्ड एट इफेक्टिव गवर्नेंस बट आल्सो एट मेंटेनिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी विद इन द एम्पायर। तो यहाँ पर जो ये सिस्टम है इसका काम केवल जो है इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है, बल्कि एम्पायर के अंदर पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी लेकर भी आना है। सो द डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड इन द अर्थशास्त्र डेमोन्स्ट्रेट द एडवांस्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ से हमें जो है अर्थशास्त्र जो है वो हमें प्राचीन भारत के जो राजनीतिक और प्रशासनिक विचार थे उनके बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से जानकारी देती है। सो स्टूडेंट्स, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रखना है अपने दिमाग में। सिर्फ इसके अंदर जो है आपको ये बताया गया है कि जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर जो कौटिल्य हैं उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया है, तो वो सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये जो है मस्लो जो है आपके मस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशन की इज नोन एज द हायरार्की ऑफ नीड्स विच ही प्रपोज्ड इन 1943। तो 1943 में ये लेकर आए थे। मस्लो के हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं they are motivated by a series of needs and these needs are arranged in a hierarchy, meaning that lower level needs must be satisfied before higher level needs becoming motivating। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि आज अगर मेरे अंदर मोटिवेशन है, ठीक है, तो ये जो मोटिवेशन है ये क्यों है, बिकॉज हमारी नीड्स होती हैं। नीड्स में भी हमारी लोअर लेवल की हैं और अपर लेवल की है। तो पहले हमें लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई करते हैं लोग, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहते हैं। जैसे पहले कहेंगे कि हमें साइकिल लेनी है, फिर साइकिल से ले लेंगे बाइक, फिर ले लेंगे कार, तो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं।
अब यहाँ पर जो मस्लो हैं उन्होंने ह्यूमन नीड्स के 5 लेवल बताए हैं। पहला फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 लेवल जो हैं आपको किसने बताए हैं बच्चों? मस्लो ने बताए हैं। तो मस्लो का प्रेरणा सिद्धांत जो है इसे हम आवश्यकताओं की श्रेणी के रूप में भी जानते हैं, जिसने 1943 में प्रस्तुत किया था। तो मस्लो ने इसे कब प्रस्तुत किया था? 1943 में, ठीक है। यहाँ पर वो आवश्यकताओं से जोड़ते हैं कि जो आवश्यकताएं हैं वो ही प्रेरणा का स्रोत होती हैं। और ये बात सच भी है, अगर हमें नीड ही नहीं होगी तो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे। वी नीड मनी टू सर्वाइव, है ना। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है? तो सबसे ज़्यादा बेस पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो बेसिक होता है, बेस पर क्या होता है आपका? फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, विच आर द मोस्ट बेसिक एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसमें आपका फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप और एयर आता है। और जब तक ये नहीं मिलती तो दूसरी तो तुम वैसे ही नहीं ले सकते। अब किसी व्यक्ति को अगर रोटी, कपड़ा, मकान, नींद ही ना मिले तो बाकी तो वो काम कहाँ से करेगा? तो सबसे पहले हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जो पूरी होना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर होती हैं हमारी सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकताएं। तो जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षा की शुरू होती हैं, जैसे कि इसमें आपका जीवन की सुरक्षा आता है, शारीरिक सुरक्षा, रोजगार, ठीक है, स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा। लोग खुद को हानि, खतरे और असुरक्षा से बचाने की कोशिश करते हैं। तो जो व्यक्ति स्थिर रोजगार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच रखता है वह सुरक्षित महसूस करेगा, है ना। अगर किसी के पास एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है और अच्छी हेल्थ है तो वो क्या करेगा? अपने आप को सिक्योर फील करेगा। तो ये पहले हमारा फर्स्ट वही होता है बेसिक, देन फिर हमारा सिक्योरिटी, सेफ्टी नीड्स होती हैं। फिर थर्ड नंबर पे बंदे की आती है लव और बिलोंगिंग की नीड्स, कि अब भाई ये सब तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? फ्रेंडशिप चाहिए, सोशल कनेक्शन चाहिए, फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, ठीक है। तो अ पर्सन हु जिसकी सपोर्टिव होती है फैमिली और ये रिलेशनशिप होता है, तो वो और ज़्यादा गोल्स को अचीव करता है, ठीक है, वो और ज़्यादा हायर गोल्स को अचीव कर पाता है। तो थर्ड नीड हमारी क्या होती है? लव एंड बिलोंगिंग की नीड्स होती हैं। फिर होती है हमारी एस्टीम नीड्स। तो जब लव एंड बिलोंगिंग की नीड फुलफिल हो जाती है, अब यहाँ पर बात आती है एस्टीम की। यहाँ पर जो लोग हैं बात करने लग जाते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, रिकॉग्निशन की, और दूसरों की रिस्पेक्ट भी वो करने लग जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि अब मेरी वैल्यू बढ़े, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज रिस्पेक्टेड बाय पीयर्स एंड फील्स प्राउड ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट इज मोर लाइकली टू परस्यू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यानी कि पहले हम लोग अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद जो है हमारे अंदर एस्टीम की नीड्स आ जाती हैं, हम उनसे डिमांड करने लग जाते हैं रिस्पेक्ट की। तो जब प्रेम और संबंध की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति सम्मान की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आवश्यकताएं आत्मसम्मान, पहचान और दूसरों का सम्मान पाने की इच्छा से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति अपने साथियों द्वारा सम्मानित होता है और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है वह आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जैसे जैसे हमारी नीड्स पूरी होती जाती हैं हम हायर लेवल की नीड्स की तरफ जाते हैं, और ये जो है हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ावा देती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोगों को याद करना है। फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो अब सबसे टॉप पर होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो आता है डिजायर टू अचीव वंस फुल पोटेंशियल। तो जब एक बार आप सब कुछ पा लोगे तो अब आपको ये लगेगा कि भाई अब मैं और क्या कर सकता हूँ, तब आप आओगे पर्सनल ग्रोथ पर, क्रिएटिविटी करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे। जो सेटिस्फाइड होते हैं, जिनको सारी चीजें जिनकी पूरी हो जाती है, तब वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पूरी करता है, ठीक है। अब मान लो किसी की शुरू की नीड्स ही पूरी नहीं हो तो वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में कहाँ से काम करेगा? जब उसके पास खाना ही नहीं है तो जिम जाएगा कैसे? ठीक है, अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो जिम की फीस कहाँ से भरेगा? सेल्फ इंप्रूवमेंट कहाँ से करेगा? ठीक है। तो यहाँ पर आती है ये वाली नीड, आपके सबसे लास्ट में आती है। तो मस्लो बिलीव करते हैं दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और यहाँ पर जो पर्सन है वो अपना बेस्ट वर्जन बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए धीरे धीरे काम करना है। आपको क्या करना है? धीरे धीरे जो भी आपकी नीड्स हैं उन्हें पूरे करते जाना है। अब मस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है वो हाईलाइट करती है द इम्पॉर्टेंस ऑफ फुलफिलिंग बेसिक नीड्स बिफोर परसुइंग हायर गोल। अब वो कहता है कि बेसिक नीड पूरी करो पहले, फिर हायर गोल्स की तरफ जाओ। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमन का जो मोटिवेशन होता है वो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे आगे वो बढ़ते हैं। तो मस्लो का आवश्यकताओं का श्रेणीबद्ध सिद्धांत यह दर्शाता है कि उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति से पहले बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा होना महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत बताता है कि मानव प्रेरणा का एक क्रमिक प्रक्रिया है जो अस्तित्व की आवश्यकताओं से शुरू होकर आत्मपूर्णता की ओर बढ़ती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारा बीपीएससी का आपका 131 या 2 जो भी है
2 है, सॉरी आई फॉरगॉट, क्योंकि इससे पहले मैं 131 के लिए प्रिपेयर करवा रही थी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ और काफ़ी सारे कोड्स होते हैं इस वजह से। तो ये आपका BPSC 132 का सेकंड नहीं फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट का वेट करो, जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँगी और उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। अगर हो सकेगा तो एक मैराथन क्लास लेकर सारा का सारा आपका रिवाइज भी करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना हिंदुस्तान नॉलेज वेबसाइट पर। आज रात तक अपलोड हो पाएगा, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा, शाम को हो जाएगा या फिर रात तक हो जाएगा, ठीक है।